गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम में। और गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया से चल रहा होगा गाइस। और करंट अफेयर के सेशन में आप लोगों को एक दो दिन नहीं दे पाया, तो 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकती है उसको हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, है ना। बहुत सारी रोचक घटनाएं घटी हैं गाइस, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ दुखद घटनाएं भी घटी, उनके बारे में हम लोग जान पाएंगे, है ना। और आप लोग मेरे साथ डेली करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्द से जल्द इसको फिनिश करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अंत तक इसको देखते रहिएगा। राजधानी एक्सप्रेस में लाया हूँ गाइज आप लोगों के लिए। आप लोग जानते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं, चाहे मैं द हिंदू न्यूज़पेपर की बात करूँ, इंडियन न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस है, लाइव मिंट, बिजनेस लाइन, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड, जितने भी इंपॉर्टेंट आप लोग जान रहे हैं, डेली न्यूज़ एनालिसिस और पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो प्रेजेंट ए सीमलेस एनालिसिस इन हिंदी लैंग्वेज। मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाइस, और आप लोगों को इतने सारे न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत समय बर्बाद हो जाएगा अगर आप लोग ये काम करने जाइएगा, है ना। और आपको एक चीज़ बता देगा इसकी, जितनी इंपॉर्टेंट मैगजीन आप लोग जानते हैं, जो जैसे इंडिया टुडे मैगजीन हो गई, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उसको हम लोग इस सेशन के माध्यम से फिनिश कर रहे होंगे। डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर ला रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रही होगी। बहुत बच्चे इसको देख रहे हैं और कमेंट भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है गाइस। आप जानते हैं कि मैं हर सेशन में आपको कुछ ना कुछ होमवर्क देता हूँ, आप लोग उसको अच्छे से करते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। उससे पहले आपको बता दें गाइस, थोड़ा सा सेकंड इसमें लेते हैं, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। पिंकी सरोवा मैम गाइज ये भी करंट अफेयर और इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं गाइज, और नेहा मलिक मैम है, ये भी इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, और नीतू ढाका मैम को आप देख पा रहे होंगे, ये जीएस सब्जेक्ट पढ़ाती हैं गाइज। इसी तरीके से हमारी टीम है, हमारी बहुत बड़ी टीम है गाइज, और इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप देख रहे हैं इस समय, और आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें गाइज, सुनील भदोई सर जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, पवन राव सर हैं जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और क्वासिफ अंसारी सर ये जीएस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और मैं नवीन शर्मा आपका दोस्त, आपका कोच, आप लोगों को जीएस के साथ में करंट अफेयर सेगमेंट आप लोगों के मैं कवर कराऊंगा। जी हाँ बिल्कुल। तो जीएस में जितने सेगमेंट आप लोग जानते हैं, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और जो आपका साइंस, जनरल साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट गाइस, और उसके साथ में बहुत खतरनाक मिसलेनियस, इनके साथ में वी विल कवर द करंट अफेयर सेगमेंट ऑल्सो। हम लोग ये सारे सेगमेंट को हम लोग कर रहे होंगे, है ना। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में गाइस, जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, माय नेम इज नवीन शर्मा एंड आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर डिग्री फ्रॉम इग्नू। गाइस मैंने बीकॉम किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंड एज ऑफ नाउ आई हैव मोर देन 6 ईयर एक्सपीरियंस इन कम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेंड किया है और बहुत सारे एग्जाम क्रैक हुए हैं गाइस। आपको बता दें, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, या रेलवे के एग्जाम हो, या वो पुलिस के एग्जाम हो, तो बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है गाइस। आई बिलीव कि आप लोगों का रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए, और इसी उम्मीद के साथ मैं सेशन को स्टार्ट करने चल रहा हूँ। आप लोग इसको पूरा फॉलो करते चलें। डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर लाता हूँ, और इस सेशन को बिल्कुल मिस ना करें, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट आप लोगों के सामने आया गाइस, कि रोदार वेंटिलेटर। अब गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। आईआईटी बॉम्बे और एनआईटी श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईयूएसटी के छात्रों के एक समूह ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करते हुए कम लागत वाला वेंटिलेटर बना दिया है। तो गाइस कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जो चल रहा है, उसके चलते वेंटिलेटर की बहुत आवश्यकता पड़ रही है, और आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी, आपको यही ध्यान रखना है कितने यूनिवर्सिटी के समूह के छात्रों ने बनाया है। तो आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी, आप देख पा रहे होंगे, रूटेड वेंटिलेटर ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे एंड एनआईटी श्रीनगर एंड इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईयूएसटी built a low cost ventilator using locally available materials। बहुत ही कम लागत पे बना दिया है, और इसकी आवश्यकता भी थी अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है। आप लोगों को बता देगा इस समूह के लिए बेसिकली रोदार वेंटिलेटर के प्रोटोटाइप की लागत लगभग 10,000 रुपये रही, और वहीं समूह के अनुसार जब वेंटिलेटर को बड़े पैमाने पर इसको बनाया जाएगा तो वेंटिलेटर की लागत बहुत कम हो जाएगी, है ना। और गाइस जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लॉकडाउन को फॉलो कर रहे होंगे, है ना, और अपनी पढ़ाई को लॉकडाउन नहीं होने दीजिए, ये अपने आप से प्रॉमिस कीजिए। ये ऐसा समय है गाइस कि आप लोग अपने आप से मिलिए, है ना, क्योंकि पहले तो हम लोग समय नहीं दे पाए। आप लोग फैमिली में यही बोलते थे कि मैं ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, बिजी रहता हूँ, पढ़ाई को समय नहीं दे पा रहा हूँ। अब तो कोई बहाना नहीं है। तो अब आप लोग अपने आप से मिलिए, अपने आप को पहचानिए, और अपनी पावर को पहचानिए, और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लग जाइए गाइस, है ना। मैं आप लोगों को डेली क्लास देने के लिए तैयार हूँ। मैं डेली क्लास दे रहा हूँ, जैसे मैं दे रहा हूँ ऐसे हमारी टीम ये भी डेली क्लास देती हैं। तो आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं गाइस, है ना।
आप लोगों को बता दें गाइज, आप लोग अपने अपने फ़ोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, अनअकैडमी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप लोग, है ना। बेनिफिट क्या रहेगा गाइज, डेली लाइव क्लासेस हैं, जितने भी आपको बताएं कि स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है गाइज, आप लोग डेली डाउट सेशन आपके लिए अवेलेबल रहेगा, और प्राइस बहुत ही रीजनेबल है गाइज। आप लोग 24 मंथ के लिए जा सकते हैं, और आप लोग मेरा ये कोड यूज़ कर सकते हैं लाइव NK, जिसमें आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देवानंद कुंवर है ना, देवानंद कुंवर, ये बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल तथा कांग्रेस के दिग्गज नेता देवानंद कुमार का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है गाइस। और देवानंद कुमार एक कुशल राजनेता और विधिवेता, शिक्षाविद व प्रशासक थे। देवानंद कुमार का जन्म 1937 में असम में हुआ था, है ना। आपको बता दें बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के ये पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं देवानंद कुमार, और इनके बारे में आप यही पॉइंट ध्यान रखना है कि ये राजनीतिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। यहाँ से ये प्रश्न आप लोगों के सामने देखने को बन सकता है। ठीक है, तो फॉर्मर गवर्नर ऑफ बिहार, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल एंड वेटरन कांग्रेस लीडर देवानंद कुमार हैज डेड एट द एज ऑफ 77। तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में, किस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं गाइज, ये बिलोंग कर रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र से। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। ओजोन परत का छिद्र बंद हो गया है, ये मामला सामने चर्चा में आया गाइज। यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट ने ये कंफर्म करके बताया है कि पृथ्वी के बाहरी वातावरण की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार जो ओजोन परत पर जो बना छिद्र था, सबसे बड़ा छिद्र, वो बंद हो गया। कहीं ना कहीं खुशी की बात है गाइस। आपको बता दें वहाँ पे होल देखने को बन रहा था, जिसकी वजह से पराबैंगनी किरणें भारत पृथ्वी पे आ रही थी, जो कि बहुत नुकसानदायक है। आप लोगों को एक चीज़ इसमें समझा दें गाइस, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी वायुमंडल की परतें हैं, है ना। यहाँ पे एक परत आती है ओजोन लेयर, तो ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी रक्षा करती है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है गाइस। अगर मैं अल्ट्रावायलेट रेस की बात करूँ तो अल्ट्रावायलेट रेस सारी खतरनाक नहीं होती हैं, 3 ही अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। UVA, अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट B और अल्ट्रावायलेट C, 3 ही किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट की। सबसे ज़्यादा खतरनाक गाइज होती है आपकी ये अल्ट्रावायलेट C। इससे त्वचा का कैंसर हो जाता है गाइज, त्वचा का कैंसर अल्ट्रावायलेट C से देखने को बन रहा है। अल्ट्रावायलेट A की बात करें तो ये तो हमारे लिए फायदेमंद है। आप लोग धूप लेते हो ना, विटामिन डी आप लोग धूप से ही तो लेते हो, तो ये अल्ट्रावायलेट A है जो हमारे लिए हेल्पफुल है। ये इसका लगभग कुछ 15% भाग पृथ्वी पर पहुँचता है, जो नुकसानदायक नहीं है। बाकी सारा भाग ओजोन लेयर इसको एब्जॉर्ब कर लेती है ना। तो अल्ट्रावायलेट C बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत खतरनाक है। अगर कभी प्रश्न आ जाए आपके सामने कि अल्ट्रावायलेट रेज निम्नलिखित में से कौन सी अल्ट्रावायलेट रेज खतरनाक है त्वचा के कैंसर के लिए, तो अल्ट्रावायलेट C अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लोग अपना आंसर हिट करेंगे। यहाँ पे जरा एक पॉइंट जरा और जान लें कि ओजोन परत की खोज किसने करी थी गाइस। उनका नाम था क्रिस्पियन स्कोनबेन, इनका नाम था जिन्होंने इसकी खोज करी थी। अगर मैं बात करूं अल्ट्रा जो ओजोन परत है, अगर इसकी मोटाई नापने की इकाई की बात की जाए कि इसकी जो मोटाई नापी जाती है वो किससे नापी जाती है गाइस, डॉप्सन इसकी मोटाई मापने की इकाई है ओजोन परत की, है ना। ओजोन परत से संबंधित एक प्रश्न और देखने को बन सकता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है गाइस, ये आप लोग ध्यान रखना है। ये ओजोन दिवस मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को। ठीक है जी, तो ओजोन परत का मामला सामने चर्चा में आया है। तो इतने डायमेंशनली क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में देखने को बन सकते हैं, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा गाइस। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया कि लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला छिद्र था जो वो फाइनली यहाँ पे बंद हो गया है, और ये ओजोन परत का सबसे बड़ा छिद्र था जो अब बंद हो गया। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी खबर है गाइस। और ओजोन लेयर जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस, आपको बता दें गाइस कि अगर ओजोन परत पे एक पॉइंट और आपके सामने पूछने को बन सकता है कि ओजोन लेयर को नुकसान कौन पहुंचाता है ना। ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचाता है, CFC गैसें, क्लोरो, फ्लोरो और कार्बन, ये 3 गैसें हैं जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही हैं। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे सेगमेंट पे देखते हैं। तो गाइस, ये अनअकैडमी की वेबसाइट जैसे ही मैं आपको बता रहा था, अनअकैडमी की वेबसाइट पर आप लोग विजिट करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, आप लोग अपने फ़ोन में, मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, और जो भी आपका एग्जाम का गोल है उसको सेलेक्ट कर लें
और यहाँ से सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं अच्छे से। अभी तो हम लोग पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, बट कंप्लीट कोर्स के साथ में, कंप्लीट सिलेबस के साथ में आप लोग अपनी तैयारी को आगे तक लेके जाइएगा, है ना। ये सब्सक्रिप्शन प्राइस है गाइज, आप लोग देख पा रहे होंगे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ और 24 मंथ। ये मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली और 2 ईयर के लिए प्राइस मेंशन है, आप लोग देख पा रहे होंगे गाइज। ये डिस्काउंटेड प्राइस है, ये आप लोगों को तभी मिलते हैं जब आप लोग मेरा ये कोड यूज़ कीजिएगा, विच इज़ लाइव NK, है ना। लाइव NK मेरा ये कोड यूज़ कर लीजिएगा, आप लोगों को 10% का डिस्काउंट इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आई वुड सजेस्ट यू बीइंग ए फैकल्टी, मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग 12 मंथ या 24 मंथ के लिए जाएँ। 24 मंथ के लिए लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि 270 रुपीज़ पर मंथ प्राइस हो जाता है गाइस। और इसमें बेनिफिट क्या होगा वो आपको बता दें, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं गाइस। बेनिफिट ये है कि आप लोग इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ पाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के पढ़ाई कीजिए, हम आपके घर ही पहुंच रहे हैं। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, जो भी आपका टारगेट है, डिफेंस हो, UPSC हो, आप लोग मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा लाइव NK, आप लोगों को 10% डिस्काउंट उसमें मिल जाएगा। जब आप लोग वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन होगा UPSC, SSC, UP, PCS के जो भी एग्जाम है, डिफेंस के हो गए, रेलवे हो गए, बैंक हो गया, तमाम एग्जाम की तैयारी आप लोग अपने घर बैठ के कर सकते हैं। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, बाकी कोई दिक्कत होगी गाइज, यू कैन कॉल मी ऑल्सो, प्लीज टेक माई नंबर 9910180542, है ना। ये मेरा नंबर है गाइज। चाहे GS से संबंधित कोई समस्या आपको बन रही हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप लोगों को परेशान कर रहा हो, आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, यू गाइज कैन कॉल मी ऑल्सो, ठीक है। आई विल डेफिनेटली असिस्ट यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है गाइज, जरा इसके बारे में समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व बौद्धिक संपदा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस सेलिब्रेट होता है। और इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन के महत्व संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए ये किया जाता है ना। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज ऑर्गेनाइज्ड एनुअली ऑन 26 अप्रैल every year. The purpose of the day is to promote awareness regarding the importance of patents, copyrights, trademark and design. अब जरा इसका मतलब समझ पाए गाइस। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही ध्यान रखना है कि यार मनाया कब जाता है, कब सेलिब्रेट होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जरा ये समझे कि विश्व बौद्धिक संपदा होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा बनारस की साड़ी, बनारसी साड़ी, है ना। अब आप लोग मान लो किसी दिल्ली क्षेत्र में रह रहे हो और आपने भी एक फैक्ट्री खोल ली साड़ियों की, और आप लोग मेंशन कर रहे हो भाई बनारसी साड़ी यहीं से लो, बनारस जाने की जरूरत ही नहीं है ना। बनारसी साड़ी अभी आपके दिल्ली क्षेत्र में मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि गाइस जो बनारस में जो लोग साड़ी बना रहे हैं, जो एक्चुअल में जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट तो आप लोग यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो उनके पास है, क्योंकि वो लोग खुद मेहनत करके बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं होगा क्या कि यार इनको जो बेनिफिट मिलना था वो बेनिफिट इनको ना मिलके इनको मिल गया जो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी बौद्धिक संपदा का तो नुकसान हो गया, है ना। तो बौद्धिक संपदा इसी को बोला जाता है, ताकि उनको उनका बेनिफिट मिलता रहे, इसी को बोला जाता है गाइस। और इसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, पेटेंट, इन सब के अधिकार को यहाँ पे दिया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोगों को एक चीज बता दें गाइस, इस दिवस की स्थापना जो है बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विपो बोल रहे हैं, है ना। विपो ने क्या किया, इसको लागू किया। और विपो बौद्धिक संपदा सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच है। विपो ने इसको शुरू किया, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है ना। और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट पे बात करते हैं। पिच ब्लैक 2020। अब गाइस पिच ब्लैक 2020 क्या है? कोविड-19 के कारण ऑस्ट्रेलिया में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक को रद्द कर दिया गया है। कहाँ पे होना था गाइस? ये ऑस्ट्रेलिया। ये जॉइंट प्रैक्टिस सेशन है, ध्यान रखेंगे। द मेजर मल्टीलेटरल एरियल maneuvers in Australia from July 27 to August 14 have been cancelled due to COVID-19 पिच ब्लैक 2020। तो पिच ब्लैक क्या है गाइस? ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कहाँ होना था? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अगर आपको बता दें कि इस अभ्यास, ये जो अभ्यास है विश्व भर के सेनाओं को एक सहभागिता करने का अवसर भी प्रदान करता है। और इससे पहले भारतीय वायुसेना ने पिच ब्लैक 2018 में पहली बार भाग लिया था, है ना। जब पिच ब्लैक 2018 सेलिब्रेट जब ये प्रैक्टिस सेशन किया गया तो भारत ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट भी किया। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें, भारत ने पहली बार
इसमें भाग लिया, है ना। और आपको बता देगा इसकी अभ्यास पिच फ्लैग जो है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा ये आयोजित करवाया जाता है और ये द्विवार्षिक है, हर 2 साल में इसका आयोजन होता है। तो एक तो 2018 में हुआ था, अब 2020 में होना था, कहीं ना कहीं अब ये कैंसिल हो गया है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बसव जयंती। बसव जयंती है। भारतीय प्रधानमंत्री ने 26 अप्रैल 2020 को बसव जयंती के अवसर पर एक वीडियो संदेश में भगवान बसवेश्वर को श्रद्धांजलि दी है। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट टू लॉर्ड बसवेश्वर इन ए वीडियो मैसेज ऑन द ओकेजन ऑफ बसवा जयंती। तो आपको यही ध्यान रखना है कि बसवा जयंती कब मनाई जाती है। 26 अप्रैल को बसव जयंती मनाई गई। गाइस आपको बता दें, बसव जयंती जो है 12वीं शताब्दी के दार्शनिक एवं समाज सुधारक रहे, विश्व गुरु रहे बसवेश्वर, है ना। ये 12वीं शताब्दी के रहे और आपको बता दें इन्हीं के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम यहाँ पे मनाया गया। और यह कार्यक्रम विशेष रूप से आपको बता दें कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। और भगवान बसवेश्वर 12वीं सदी के कवि दार्शनिक थे, लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक संत थे। किसके संस्थापक संत थे भाई? लिंगायत संप्रदाय के ये संस्थापक थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे इनके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा का एकीकृत भूगर्भिक चित्र आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर आ रही है, एक पिक्चर शो हो रही होगी आपके सामने, ये रही। तो 22 अप्रैल को संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे USGS, नासा और लूनर एंड प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट द्वारा चंद्रमा के पहले एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र को जारी किया गया है। तो किसने किया है गाइस? आप यही ध्यान रखेंगे, नासा है जिसमें इसने इसको सामने ला के आए हैं और आपका USGS इनके थ्रू ये भूगर्भिक मानचित्र सामने आया है। ये चंद्रमा की सतह का चित्र इन्होंने दिखाया है गाइस, है ना। और आपको बता दें कि यह भूगर्भिक मानचित्र लगभग अगर मैं इसका रेशो बात करूं 1:5 अरब लगभग है। ये इस स्केल पैमाने पे ये आधारित है, ध्यान रखेंगे। हर मैप का, हर पिक्चर का, हर मानचित्र का एक स्केल होता है ना। तो उसी तरीके से चंद्रमा की जो भूगर्भिक यहाँ पे संरचना दिखाई गई है उसका स्केल ये है जो आप जरूर ध्यान रखेंगे। और इस मानचित्र को निर्मित करने के लिए नासा ने अपोलो मिशन के डेटा का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? अपोलो मिशन के डेटा का यूज किया है नासा ने, ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बियॉन्ड अनसर्टेनिटी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। 24 अप्रैल को व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने वार्षिक व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2019 जारी करी है गाइस, है ना। आपको बता दें कि कोविड-19 के मद्देनजर बेसिकली उन्होंने ये काम किया है ना। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अधिकतर विकासशील देश जो कई वर्षों से निरंतर ऋण के बोझ से जूझ रहे थे उनको अब बहुत राहत मिली है। अब इस ऋण जाल में वो नहीं फंस पाएंगे, उनको थोड़ी राहत दी गई है। तो आप लोग इसके अंदर ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है जी। आगे देखते हैं। अंबुबाची मेला। अब गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आप लोगों के लिए, अंबुबाची मेला, है ना। कोविड-19 के कारण इस वर्ष असम गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे कि कामाख्या मंदिर कहाँ है? कामाख्या मंदिर असम में है, ठीक है जी, असम। और यहीं पे ये अंबुबाची मेला भी सेलिब्रेट किया जाता है, आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। ड्यू टू कोविड-19 अंबुबाची मेला विल नॉट बी हेल्ड एट कामाख्या टेम्पल इन गुवाहाटी दिस ईयर। इस बार नहीं मनाया जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं इसके लिए जो लॉकडाउन की जो सिचुएशन बताई गई है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग हम लोगों को फॉलो करनी है वो, ताकि ये बरकरार रह पाए, इसलिए इसका आयोजन नहीं किया जाएगा, है ना। यह इस मेले का आयोजन गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पीठासीन देवी की वार्षिक महावारी पर किया जाता है। दर्शन वाले त्योहारों के अवसर पर बेसिकली किया जाता है, आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ठीक है। कामाख्या जो है बेसिकली 51 शक्ति पीठों में से एक है ना। और शक्ति पंथ के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल भी है गाइस ये। और शक्ति पंथ में ईश्वर की पूजा माता या देवी के रूप में की जाती है। और आप ध्यान रखेंगे कि पिछली 6 शताब्दियों में पहली बार इस उत्सव का आयोजन नहीं होगा, ठीक है जी। पहली 6 शताब्दी ऐसा होगा, ऐसा काम ये हो रहा है पहली बार कि अब इसका आयोजन नहीं किया जाएगा, अंबुबाची मेला, ठीक है जी। इसके बारे में इतने पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा।
आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से यहाँ पे लोग ये सेलिब्रेट करते हैं। अगला देखते हैं पृथ्वी दिवस। अब देखिएगा इस पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है मनाया जाता है। इस बार 50 साल इसके पूरे हो गए हैं। आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा। पृथ्वी दिवस है ना, तो पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है, 22 अप्रैल। देखिए एक सेकंड, 22 अप्रैल, 22 मई और 22 मार्च। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस, इस पॉइंट को एक जगह नोट कर लेना। और 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। और 22 मई को क्या मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये आपका हो गया गाइस होमवर्क, ठीक है जी, ये आप लोगों का हो गया होमवर्क। ये आप लोग कमेंट करके बताना कि भैया ये कब सेलिब्रेट क्या मनाया जाता है 22 मई को, ठीक है, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। है ना, और इस बार की थीम मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इस वर्ष जो ये पृथ्वी दिवस मनाया गया है इसकी थीम है जलवायु कार्यवाही। जलवायु कार्यवाही यानी क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन इस बार का ये थीम था 2020 का। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये थीम बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। इसका उद्देश्य आपको बता देगा, इस पृथ्वी और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना होता है। आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो 22 मार्च मैंने बताया जल दिवस, 22 अप्रैल मैंने बताया पृथ्वी दिवस, 22 मई को क्या मनाया जाता है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध शिल्पकार जरीना हाशमी जी का निधन हो गया है। ये इनकी फोटो है गाइस, आप देख सकते हैं। हाल ही में भारतीय पेंटर शिल्पकार जरीना हाशमी का लंबी बीमारी के बाद 25 अप्रैल 2020 को लंदन में निधन हो गया गाइस। और ये 83 वर्ष की थी। अलीगढ़ में साल 1937 में इनका जन्म हुआ था, है ना। और जरीना हाशमी के पिता शेख अब्दुल रशीद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं। और जरीना हाशमी ने AMU में गणित का अध्ययन भी किया और साथ हाशमी से शादी की, जो 21 साल की उम्र में विदेश सेवा में थे। और वे आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र महिला थी। तो आप लोग इनके बारे में ध्यान रखना कि अभी आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है ये समझिए जरा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जरीना हाशमी जी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर जाएगा भारतीय पेंटर रही हैं गाइस, चित्रकार, है ना, और शिल्पकार भी रही हैं। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर हिट करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। मनीषा सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ना। देखिए OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, है ना। तो क्या नाम है इनका, मनीषा सिंह इनका नाम, आप ध्यान रखेंगे। इनको अमेरिका का अगला दूत नियुक्त कर दिया गया। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अपॉइंटेड इंडियन ओरिजिन मनीषा सिंह एज द नेक्स्ट US एनवी टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इनके बारे में आप लोग ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें आपको बता देंगे कि इनको नियुक्त तो किया ही गया है। और उसके बाद उसके साथ में मनीषा सिंह जो है वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक भी हैं। वर्तमान में वे अमेरिका के विदेश विभाग में सहायक मंत्री के तौर पर कार्यरत भी हैं वहाँ पे, है ना। तो इनके बारे में आप लोग ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान का एंटी शिल्प मिसाइल परीक्षण। देखिए पाकिस्तान ने परीक्षण किया है। हाल ही में पाकिस्तान नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में एंटी शिप मिसाइल की एक श्रृंखला का सफल परीक्षण किया है। इस संबंध में सूचना देते हुए पाकिस्तानी नौसेना के प्रवक्ता ने कहा कि इन मिसाइलों को समुद्र की सतह पर खड़े जहाज़ों और स्थिर रोटरी विंग हवाई जहाज़ों पर दागा गया था। और इस अवसर पर पाकिस्तानी नौसेना के प्रमुख जफर महमूद अब्बासी भी मौजूद थे यहाँ पे, ये बताया जा रहा है। तो एंटी शिल्प मिसाइल का परीक्षण किसने किया है, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, पाकिस्तान ने, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का मामला चल रहा है गाइज, और ये लोग ये मिसाइल का परीक्षण चल रहा है यहाँ पे। तो फिर भी आप लोग ध्यान रखेंगे एंटी शिप मिसाइल परीक्षण किसने किया है, कौन से देश ने किया है, पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चलिए आगे चल रहे हैं। जरीना हाशमी, अच्छा ये पॉइंट तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग सेवा, बैंकिंग उद्योग सेवा सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर दी गई है। बैंकिंग इंडस्ट्री सर्विस पब्लिक यूटिलिटी सर्विस अनाउंस्ड। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को 21 अक्टूबर तक 6 माह की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर दिया गया है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के रूप में इसको घोषित कर दिया है इन्होंने, बैंकिंग सेवा ने। केंद्र सरकार द्वारा की गई ये घोषणा का अर्थ बेसिकली यही है कि अधिनियम लागू रहने की अवधि तक बैंकिंग उद्योग के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके द्वारा कोई हड़ताल आयोजित नहीं की जाएगी, है ना। इसका मामला बेसिकली यही है। चलिए आगे देखते हैं। अब गाइस देखिए, कहीं ना कहीं अब दुखद खबर तो आ ही रही है, काफ़ी लोगों के इस बार निधन भी देखने को बने हैं। तो अब देखिएगा, ये तो सत्य है, अब दुनिया में कोई व्यक्ति आया है तो जाएगा भी, बट फिर भी हम लोग एज ऑफ नाउ वी गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो कहीं ना कहीं हमें ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये ध्यान में रखनी होंगी कई सारी चीज़ें। 29 अप्रैल को इरफान खान जी का निधन हो गया। भारतीय फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता इरफान खान 54 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। और इरफान खान न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, ध्यान रखेंगे इस नाम को, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे और इस बीमारी के उपचार के लिए वे लंदन भी गए थे, है ना। तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रखेंगे। आपको बता दें इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इरफान खान 7 जनवरी 1967 में इनका जन्म जयपुर में हुआ। जयपुर में इनका जन्म हुआ है गाइस, और जयपुर से ही इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो डिग्री वाले ग्रेजुएशन वाला मामला रहा है इन्होंने वहीं से किया है। और NSD, एक पॉइंट आप देख रहे होंगे बहुत चर्चा में है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यहाँ से इन्होंने अपना दाखिला किया और अपने अभिनय की शुरुआत करी। क्या, कहाँ से शुरुआत करी? NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यहाँ से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी। आपको बता दें, आपने नाम सुना होगा गाइज, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, फेस सामने आ रहा है लेकिन नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए देखेंगे उनको। तो उनके ये जूनियर असिस्टेंट भी रहे हैं वहाँ पे, है ना। तो इरफान खान NSD से इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत करी, यहाँ से आप लोग ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सलाम बॉम्बे 1998 में सलाम बॉम्बे में इन्होंने अपनी शुरुआत करी। पहली फिल्म थी इनकी, कौन सी? सलाम बॉम्बे। 1998 से इन्होंने शुरुआत करी थी, ठीक है जी, सलाम बॉम्बे। और पान सिंह तोमर 60वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इनको मिला था, ये पॉइंट नोट करेंगे, 60वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अब देखिए मैं आपसे बात करूं लेकिन मैं वो फेस रिकॉल करने का प्रयास कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं फेस सामने आ रहा है लेकिन नाम आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू रिकॉल इट एट दिस मोमेंट, ठीक है। मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा सेशन के दौरान अगर मुझे ध्यान आ जाता है, ठीक है। 60वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको मिला था 2012 में, कौन सी फिल्म के लिए? पान सिंह तोमर, पान सिंह तोमर के लिए इनको मिला था गाइस। बहुत अच्छी मूवी रही, आप जरूर देखिएगा कभी आप लोगों को समय मिले, ठीक है। और कई सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया, आप लोग जानते ही हैं इनके बारे में। तो बस अब यहाँ पे आप 2-3 पॉइंट ध्यान रखना गाइस कि ये है कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से ये पीड़ित थे, कैंसर था एक तरीके का ये। सलाम बॉम्बे इनकी पहली फिल्म थी और 60वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको मिला था, ठीक है जी। अनुपम खेर नाम है उनका, जिनके बारे में बता रहा था। अनुपम खेर ने भी अपनी शुरुआत यहीं से करी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, तो इनके ये जूनियर असिस्टेंट थे, ठीक है, अनुपम खेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम में पत्रकारों के लिए बीमा शुरू कर दिया गया है गाइस, ये पॉइंट ध्यान रखना कि किस राज्य के पत्रकारों के लिए बीमा की शुरुआत की गई है? असम। बीमा एक टॉपिक है गाइस हमारे इकोनॉमिक में, हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ रहे होंगे, जब मैं इकोनॉमिक कराऊंगा आप लोगों को तो वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में समझ रहे होंगे। देश भर में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जान ही रहे हैं आप लोग। तो सरकार द्वारा इस महामारी को रोकने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के बावजूद देश के कुछ विशिष्ट हिस्सों में इसे रोकना अपेक्षाकृत काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गया है, जिसके चलते इन्होंने असम के जो पत्रकार हैं उनके लिए बीमा यहाँ पे इन्होंने 50 लाख रुपए लगभग बताई है बीमा राशि की, जो असम के पत्रकारों को दिया जाएगा, है ना, 50 लाख रुपए। आई रियली सैल्यूट देम, जो लोग कोरोना जो वॉरियर्स हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ गाइस। आप लोगों को भी सलाम करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो अपने घर को छोड़ के हम लोगों की हिफाजत के लिए बाहर हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हों, है ना।
तो कहीं ना कहीं ये कोरोना वायरस हैं और वॉरियर्स हैं। आपको बताएं कि डॉक्टर लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, पुलिस भी हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। अब अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को सेलिब्रेट हुआ है गाइस। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे का आयोजन किया जाता है और संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस आयोजन का उद्देश्य जो है वो जनसाधारण के माध्यम से आपको बता दें उजागर करना है और विश्व में नृत्यों को शिक्षा की प्रणाली में इसमें आगे लेके चलना है। एक सेकंड गाइस होल्ड कीजिएगा प्लीज। एक सेकंड गाइस प्लीज होल्ड डाउन। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया, आप लोग ये ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कब मनाया गया आपको यही ध्यान रखना है कि 29 अप्रैल को ये सेलिब्रेट हुआ है गाइस, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ब्रिटेन की हाउस बैंक स्कीम, एक सेकंड गाइस, आई थिंक समथिंग इज देयर। चलिए, ब्रिटेन की बाउंस बैक स्कीम। ब्रिटेन ने क्या किया है, कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत कर दी है। बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत किसने करी है, यही आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन ने। ठीक है जी, ब्रिटेन के पीएम को भी कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है, उनका मामला सामने, तो ब्रिटेन ने इसकी शुरुआत करी। आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना। बाउंस बैक लोन की शुरुआत कर दी और ये योजना बेसिकली 100% राज्यों द्वारा वित्त पोषित होगी और इस योजना के तहत पात्र छोटे कारोबारी जो हैं प्रथम 12 महीने के लिए 2000 पाउंड से लेकर 50,000 पाउंड तक के ब्याज से मुक्त ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके मामले में आप लोग यही पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट बात करते हैं गाइज, ऋषि कपूर, मेरे फेवरेट हीरो गाइज, आज ये दुनिया में नहीं रहे। भारतीय फिल्म जगत के प्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया, आप लोग जान रहे हैं। 67 एज की उम्र में इनका निधन हुआ और ऋषि कपूर जी भी कैंसर से पीड़ित थे और न्यूयॉर्क से ये अपना उपचार भी करवा रहे थे। 2019 में ये वापस भी आए थे भारत, लेकिन गाइस अब मृत्यु पे किसी का बस नहीं है, तो इनको जाना रहा। अब ये हमारे साथ नहीं है ना। 1952 को बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था ऋषि कपूर जी का। 4 सितंबर 1952 को इनका जन्म हुआ था, है ना। और मेरा नाम जोकर इनकी पहली बाल फिल्म थी। मेरा नाम जोकर आप लोगों ने देखी होगी, उम्मीद करता हूँ। मेरा नाम जोकर इनकी पहली फिल्म थी, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और गाइस इनके बारे में जितनी चीज़ें जानी जाए उतना कम है, बट कहीं ना कहीं हमें अपने आई मीन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना रहेगा। तो मेरा नाम जोकर इनकी पहली फिल्म रही, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक रही गाइस, जो CPSI में भी पूछी गई थी। उनकी पुस्तक का नाम है खुल्लम खुल्ला। ठीक है जी, खुल्लम खुल्ला इनकी बुक का नाम रहा, आप लोग ध्यान रखेंगे। ऋषि कपूर की बहुत इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है जी, और इनको 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। वर्ष 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये इनको दिया गया था, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल, हाल ही में सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण करी है। तो गाइस CBC के अब सतर्कता आयुक्त कौन बन गए हैं, सुरेश एन पटेल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, ये हम लोग भारतीय संविधान में पढ़ रहे होंगे CBC के बारे में, है ना, तो वहां पे हमारे पास काम में आएगा। तो सुरेश एन पटेल हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग के ये सतर्कता आयुक्त बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने इस वर्ष फरवरी माह में सुरेश एन पटेल को पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की थी, है ना। फाइनली इन्होंने शपथ ले ली है, आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण। अब जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, देखिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। आपके सामने यही प्रश्न देखने को मिल सकता है कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी किसके अंडर में आ गई है गाइस, वाटर पावर के अंडर में आ गई है। वाटर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर, है ना,
मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन ये आ गई है, इसके बारे में ध्यान रखना। CWMA कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है पहले जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था, है ना, गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था पहले, अभी जल शक्ति के मंत्रालय के अधीन आ गया है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। और वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने जल से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय को पेयजल स्वच्छता मंत्रालय का विलय करके एक जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया था। आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, TS त्रिमूर्ति। अनुभवी राजनयिक TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे विदेश मंत्रालय के पद पर कार्यरत भी थे, है ना। तो राजनयिक T त्रिमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए गए हैं, आप ध्यान रखेंगे इनके बारे में। और भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच के ये अधिकारी त्रिमूर्ति रहे, है ना, इनके बारे में पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। राजा रवि वर्मा का इनके बारे में जरा एक पॉइंट देखें, ये आप लोग यहाँ फोटो देख पा रहे होंगे। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा की जयंती 29 अप्रैल को मनाई गई, है ना, और जिन्होंने भारतीय चित्रकला में प्रकृतिवाद की पश्चिम संकल्पना और हिंदू देवी देवताओं के शास्त्रीय प्रतिनिधित्व के लिए इनको याद किया जाता है। तो राजा रवि वर्मा, इनके बारे में आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। आपको बता देगा इनके बारे में, राजा रवि वर्मा के बारे में, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। त्रावणकोर राजघराने से संबंधित थे ये, कहां से, त्रावणकोर राजघराने से ये संबंधित थे, ध्यान रखेंगे इनके बारे में, है ना। और 1848 में किलीमनूर गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है जी। त्रावणकोर के अलावा राजा रवि वर्मा अन्य धनी संरक्षक जैसे बड़ौदा के गायकवाड़ के लिए भी इन्होंने काम किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण एशिया मौसमी जलवायु आउटलुक फोरम, साउथ एशियन सीजनेबल क्लाइमेट आउटलुक फोरम, 23 अप्रैल 2020 को दक्षिण एशियाई मौसमी जलवायु आउटलुक फोरम ने दक्षिण एशिया में आगामी दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सामान्य बारिश होने की यहाँ पे उम्मीद जताई है। तो ये बारे में, इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रकृति, अब देखिए गाइस, ये मामला सामने बहुत चर्चा में है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति को विकसित किया है। कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए आप लोग देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं आप लोग, है ना। लेवल 1, लेवल 2, इस तरीके से यहाँ पे ये बताया जाएगा इसके बारे में, आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। प्रकृति, और यह वेब आधारित बेसिकली डैशबोर्ड भारत में 3 सप्ताह की अवधि तक कोविड-19 मामलों की राज्य और जिलेवार विस्तृत भविष्यवाणी प्रदान करता रहेगा। तो आप इसके बारे में ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। चकमा हाजोंग गाइस, आप लोग यहाँ पे लोकेशन देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लोकेशन फीड करी है ना। हाल ही में अधिकार एवं जोखिम विश्लेषण समूह राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने अरुणाचल प्रदेश में चकमा एवं हाजोंग समुदायों हेतु भोजन सुनिश्चित कराने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की मांग की है गाइस, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि चकमा एवं हाजोंग समुदायों को कथित तौर पर अगर बोला जाए कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक राहत पैकेज में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। चकमा एवं हाजोंग अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल, है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन। कल की क्लास में हम लोगों ने गाइस स्पेशल क्लास में कुछ ट्रॉपिकल जोन के बारे में बात करी थी, है ना। तो उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, IMD ने 28 अप्रैल 2020 को 169 उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों जिनके बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर में आने की संभावना है, उनके नाम की सूची जारी करी है, ठीक है जी। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखते हैं कोविड-19 डैशबोर्ड। हाल ही में महाराष्ट्र ने स्मार्ट सिटी कल्याण डोंबिवली नगर निगम ने बताया कि KDMC क्षेत्र में कोविड-19 स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए एक आधारित डैशबोर्ड सार्वजनिक रूप से इन्होंने उपलब्ध कराया है। तो कोविड-19 डैशबोर्ड किसने जारी किया है गाइस? महाराष्ट्र सरकार ने। आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अल्जाइमर अवरोधक, है ना। हाल ही में विज्ञान पत्रिका आई साइंस में प्रकाशित एक शोध कार्य में बताया गया है कि वैज्ञानिकों ने
बर्बेरिन की संरचना को बेर डी में बदल दिया गया है ताकि इसका उपयोग अल्जाइमर अवरोधक के रूप में किया जा सके। ठीक है, अल्जाइमर अवरोधक HCARD। हाल ही में फ्रंटाइल कोविड-19 हेल्थ केयर वॉरियर्स की सहायता के लिए CSIR लैब द्वारा एक रोबोट HCARD विकसित किया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे इसकी पिक्चर, ये एक रोबोट है गाइस, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, है ना। HCARD का पूर्ण रूप हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस है। HCARD एक रोबोट है, इसके बारे में ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है गाइस, आज के लिए इसमें इतना रह देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेट्स क्रैक SSC एग्जाम। और सब्सक्रिप्शन लेते समय मेरा ये कोड यूज़ करना नहीं भूलिएगा, लाइव NK, जिसमें आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में बेल आइकन भी ओके कर लीजिएगा गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो टेलीग्राम का ग्रुप है, जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं, अपकमिंग वीडियोस आएंगी, सबकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो आपको होमवर्क दिया गया है, और आपको वीडियो कैसा अच्छा लगा, कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, हैव अ नाइस टाइम।